नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 2 जेंडर और परिवार इकाई 6 विवाह 6.1 प्रस्तावना। इस इकाई में एक संस्था के रूप में विवाह को समझने के साथ ही हम विवाह में अंतर्निहित भेदभावों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। इस बात पर जोर देना चाहिए कि अपने आप में विवाह और आज जैसा इसे समझा जाता है, समय, स्थान और समुदायों के संदर्भ में सार्वभौमिक व्यवस्था के रूप में नहीं था है, और यह भी कि कैसे विवाह की पितृसत्तात्मक और पुनीत प्रकृति महिलाओं को अधीनस्थ बनाए रखती है और उनके विरुद्ध हिंसा को मान्यता देती है। 6.2 उद्देश्य। यह इकाई आपकी सहायता करेगी कि आप विवाह को एक संस्था के रूप में और इसके तमाम रूपों में से कुछ रूपों में विवाह को परिभाषित कर सकेंगे। आप विवाह पर प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को समझ सकें। आप विवाह पर नारीवादी परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कर सकेंगे और आप विवाह पर भारतीय नारीवादी अध्ययनों की चर्चा कर सकेंगे। 6.3 परिभाषा और अर्थ। परंपरागत तौर पर विवाह को एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला के बीच सामाजिक विधिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंध के रूप में देखा जाता है। विवाह अपने साथ कुछ निश्चित अधिकार और उत्तरदायित्व लेकर आता है। एंथोनी गिडेंस 2009 के अनुसार विवाह को दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से मान्य और अनुमोदित यौनिक सेक्सुअल मिलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब दो लोग विवाह करते हैं तो वे एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं। विवाह लोगों को जोड़ता भी है, हालांकि व्यापक रूप से के संबंधित लोगों को आपस में जोड़ता है। माता पिता, भाई बहन और अन्य रक्त संबंधी विवाह के बाद भागीदार बने व्यक्ति के भी संबंधी बन जाते हैं। सभी समुदायों में प्रचलित विजातीय मानक पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था ने यह आवश्यक बना दिया है कि विवाह में दोनों भागीदार अनिवार्य रूप से विपरीत जेंडर के हों। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। विजातीय मानकता केवल विपरीत जेंडर के बारे में है, अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री को ही आपस में विवाह करने की आज्ञा है। समान लिंग वालों के विवाह वर्जित हैं और कहीं भी सामाजिक और विधिक रूप से मान्य नहीं है, उन कुछ देशों को छोड़कर जिन्होंने ऐसे विवाहों को विधिक अनुमति प्रदान की है। समान लिंग के युगल, अर्थात जैसा कि इस तस्वीर में एक महिला को एक महिला से प्यार करते दिखाया गया है, को विवाह करने की अनुमति नहीं है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। समान लिंग के युगलों का विवाह, जैसा कि इस तस्वीर में एक पुरुष को एक पुरुष से करते हुए दिखाया गया है, वह और कलंकित है तथा समाज और कानून दोनों के द्वारा अवैध बना दिया गया है। भारत में भी समान लिंग वालों में प्यार और विवाह को वैध माना गया है और समाज तथा कानून दोनों द्वारा प्रतिषिद्ध है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। क्या आप सहमत हैं? सोचिए और विचार करें। विश्वास किया जाता है कि लगभग सभी रिश्तेदारी प्रणालियों का आधार विवाह है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के मिलन को परिभाषित करने वाला सामाजिक या कानूनी बंधन है, जिसमें वे दोनों इस अपेक्षा के साथ यौन संबंधों में बंधते हैं कि संतति को आगे बढ़ा सकें या संतानोत्पत्ति कर सकें। यह संबंध परंपरा और कानून द्वारा परिभाषित और अनुमन्य है। परंपरागत तौर पर विवाह में एक पुरुष, एक स्त्री और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। माना जाता है कि विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक संतानोत्पत्ति है। आज इस समझ में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं और पुरुष संतानोत्पत्ति को विवाह के एक उद्देश्य के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। कुछ निश्चित समाजों में युगल लोग बिना विवाह किए भी संतानोत्पत्ति करते हैं और उसके पश्चात विकल्प के तौर पर वे चाहे तो विवाह करें या न करें। बहुत से ऐसे युगल भी हैं जो विवाह तो करते हैं परंतु अपना जैविक बच्चा पैदा करने की अपेक्षा बिना बच्चों के या फिर बच्चे गोद लेकर परिवार बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि कभी कभी समान लिंग वाले साथी विवाह करते हैं, तो ऐसे युगल परिवार में बच्चे को शामिल करने के लिए बच्चा गोद लेने, कृत्रिम चिकित्सकीय गर्भधारण और अन्य वैज्ञानिक एवं विधिक तरीके अपना सकते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें।
एक समलैंगिक युगल अपने बच्चे के साथ। इस प्रकार विवाह का महत्व अनन्य रूप से जैविक प्रजनन की धारणा से जुड़ा हुआ नहीं रह गया है, बल्कि इसे साहचर्य के उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाने लगा है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 6.4 विवाह के स्वरूप। विभिन्न समाजों में विवाह तमाम स्वरूप ग्रहण कर चुका है। साझेदारों की संख्या के आधार पर विवाह के स्वरूप में सामान्य तौर पर स्वीकृत दो व्यापक उपविभाजन एकल विवाह और बहुविवाह हैं। एकल विवाह का अर्थ है एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह। आधुनिक समकालीन समाजों में पाया जाने वाला विवाह का यह सर्वाधिक मान्य और सबसे सामान्य रूप है। एक पुरुष का एकमात्र स्त्री से विवाह करना एकल विवाह है। बहुविवाह एकाधिक विवाह के लिए प्रचलित शब्द है। इसे आगे भी दो उपप्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला बहुपतित्व विवाह अर्थात एक महिला का कई पतियों के साथ विवाह है, और दूसरा बहुपत्नीत्व विवाह अर्थात एक पुरुष का कई महिलाओं के साथ विवाह। इसके अतिरिक्त एक समूह विवाह होता है जिसमें कुछ निश्चित पुरुषों का समूह कुछ निश्चित महिलाओं के समूह के साथ रहता है। बहुविवाह में भी बहुपत्नी विवाह बहुपति विवाह की अपेक्षा अधिक प्रचलित स्वरूप है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। बहुपति विवाह एक महिला का कई पुरुषों से विवाह करना। बहुपत्नी विवाह एक पुरुष का कई महिलाओं से विवाह करना। विवाह के नियमों के आधार पर मोटे तौर पर विवाह दो रूपों में होते हैं: सगोत्रीय विवाह और विषम गोत्रीय विवाह। सगोत्रता यह सुनिश्चित करती है कि विवाह में भागीदार दोनों युगल समान सामाजिक समूह अर्थात समान जाति, जनजाति, धर्म, वर्ग और अन्य समूह से हों। ब्राह्मण महिला और ब्राह्मण पुरुष के बीच विवाह सगोत्रीय विवाह है अर्थात जातीय सगोत्रता। दलित पुरुष और दलित महिला के बीच विवाह भी सगोत्रीय विवाह है अर्थात जातीय सगोत्रता। ईसाई महिला और ईसाई पुरुष के बीच विवाह भी सगोत्रीय विवाह है अर्थात धार्मिक सगोत्रता। बोडो पुरुष और बोडो महिला के बीच विवाह सगोत्रीय विवाह है अर्थात नृजातीय सगोत्रता। भारत में अपनी जातीय प्रणाली के द्वारा हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातीय सगोत्रता का बहुत ही दृढ़ता से पालन किया जाता है। इसका उल्लंघन करना दंड का भागी बना देता है, जिसमें ऑनर किलिंग जैसे भयानक मामले भी शामिल हैं। इतनी आधुनिकता के बावजूद समकालीन समय में भी सगोत्रता और उसका हिंसक तरीके से लागू किया जाना बहुत दृढ़ता से जारी है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। लोअर कास्ट भारत में ऑनर किलिंग पर न्यूज रिपोर्ट। जब भी नौजवान युगलों द्वारा विवाह के सगोत्रीय नियमों को चुनौती दी जाती है, तब ऑनर किलिंग दोष के ऐसे बहुतेरे मामले मिल जाएंगे। अर्थात जब अलग अलग जातियों के युगल विशेष रूप से उच्च जाति की लड़की किसी निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है। ऐसी मान्यता है कि जातीय सगोत्रता जाति समूह की शुद्धता को बरकरार रखने, जातीय चार दीवारी और पदसोपानिकता को बरकरार रखने तथा सदियों से व्याप्त जातीय असमानता को बरकरार रखने को सुनिश्चित करती है, जो कालांतर में विभिन्न जातियों के बीच संपत्तियों और शक्ति के असमान वितरण से जुड़ा होता है। राव 2005 डंडा। इसके अतिरिक्त अलग अलग जातियों के पुरुषों और महिलाओं के विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। इसमें से अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जब उच्च जाति का पुरुष किसी निम्न जाति की महिला से विवाह करता है, जबकि निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की कन्या से विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। भारतीय समाज में प्रतिलोम विवाहों की अपेक्षा अनुलोम विवाह अधिक सरलता से स्वीकार कर लिए जाते हैं। प्रतिलोम विवाह में अक्सर उस उच्च जातीय समूह जिससे महिला संबंधित होती है द्वारा उस निम्न जातीय समूह के विरुद्ध हिंसा भड़का दी जाती है जिससे पुरुष संबंधित होता है। इस तरह प्रतिलोम विवाहों का परिणाम अधिकतर हिंसा में होता है। विजातीय विवाहों में अपेक्षा होती है कि लोग अपने समूह से बाहर किसी दूसरे और विषम समूह में विवाह करें। विषम गोत्रीय विवाह में व्यक्ति विशेष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह करे। गांव आधारित विजातीय विवाह भी होते हैं, जो कुछ उत्तर भारतीय गांवों में प्रचलित है कि एक गांव के लड़के लड़की का विवाह उसी गांव के लड़की लड़के से नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें किसी दूसरे गांव में जाकर विवाह करना होता है। इसी तरह विजातीयता जाति, धर्म, वर्ग, जनजाति या क्षेत्र से संबंधित कई तरह की हो सकती है।
गोत्र से बाहर जाकर विवाह करने की प्रथा का पालन भारत में बहुत दृढ़ता से किया जाता है। इस सामाजिक परंपरा और नियम को तोड़ने का परिणाम भी अक्सर ऑनर किलिंग के रूप में देखा गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। भागीदारों के लिंग के आधार पर भी विवाह दो प्रकार का होता है, एक तो विषमलैंगिक विवाह और दूसरा समलैंगिक विवाह। विषमलैंगिक विवाह में एक साथी महिला और दूसरा साथी पुरुष होता है, जबकि समलैंगिक विवाह में दोनों साथी एक ही लिंग के होते हैं, अर्थात दो महिलाओं के बीच या फिर दो पुरुषों के बीच विवाह। आगे बढ़ने से पहले निम्न प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। प्रगति परिश्रम अभ्यास। 1. विवाह के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। 2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क. सजातीयगमन एंडोगमी। ख. विजातीयगमन एक्सोगमी। आगे के अनुभागों में आप विवाह पर नारीवादी सिद्धांतों, विवाह में हिंसा और विवाह पर समलैंगिकों के परिप्रेक्ष्यों को पढ़ेंगे। 6.5 विवाह का प्रकार्यवादी सिद्धांत फंक्शनलिस्ट थियरी नारीवाद की विभिन्न धाराएं मुख्यधारा के सिद्धांतों की आलोचना करती हैं, जैसे कि विवाह और परिवार में पाए जाने वाले असमान शक्ति संबंधों को न पहचानने के लिए प्रकार्यवाद की आलोचना। नारीवादियों के अनुसार विवाह और परिवार का महिमा मंडन करके तथा अनिवार्य और समतावादी संस्थाओं के रूप में उनकी वकालत करके प्रकार्यवाद जेंडर आधारित भेदभावों की पुष्टि करता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता है। दुनिया भर में होने वाले तमाम नारीवादी शोधों ने प्रदर्शित किया है कि महिलाएं घरेलू कार्यों और लालन पालन से संबंधित कार्यों का अधिकांश हिस्सा खुद निपटाती हैं, जिसे किसी भी तरह के उत्पादक श्रम की मान्यता नहीं मिलती और न ही उसका कोई बाजार मूल्य होता है। आप खंड 3 में महिलाओं के कार्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। महिलाओं का समाजीकरण इस तरह से किया जाता है कि विवाह में वे स्वयं घरेलू भूमिकाओं को स्वयं स्वीकार करती हैं और इसी आधार पर उन्हें अच्छी और आदरणीय पत्नी का दर्जा दिया जाता है। फ्रीडन 1963 जेंडर समाजीकरण, जिसमें लड़कियों को कहा जाता है कि उनका काम खाना पकाना, सफाई करना और उबाऊ गैर रचनात्मक काम करना तथा स्वयं को अधीनस्थ या कमतर मानना है, जबकि लड़कों को शक्ति वाले पद पाने, पौरुष वाले रचनात्मक कार्य करने तथा महिलाओं के कार्यों के फलों का आनंद लेना सिखाया जाता है। इसके साथ ही यदि महिलाएं पुरुषों की तरह कार्य करने के लिए घर से बाहर भी जाती हैं तो उन्हें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। दरअसल विवाह और परिवार के निजी क्षेत्रों में और मजदूरी वाले कार्यों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की अधीनस्थता में एक सातत्यता दिखती है। इसके अतिरिक्त शोध यह भी दिखलाते हैं कि यद्यपि महिलाएं बिल्कुल पुरुषों वाली परिस्थिति में ही बाहर जाकर कार्य करती हैं, तो भी उन्हें घरेलू कार्यों के बोझ से द्वितीय पाली के काम की तरह जूझना पड़ता है। इसमें एक शिफ्ट तो ऑफिस के कार्यों का होता है और दूसरा घर और परिवार की देखभाल करने के लिए घरेलू कार्य करने का। दूसरी पाली डैश ऑफिस के साथ साथ घरेलू कार्य करती महिलाओं पर इस तरह के दोहरे बोझ से उनकी कार्यक्षमता दुष्प्रभावित होती है, जो बदले में उनके आर्थिक उपलब्धियों पर असर डालती है। जबकि दूसरी ओर श्रम के इस तरह के जेंडर विभाजन, जिससे महिलाओं पर दोहरा बोझ पड़ता है, महिला कर्मियों को मजबूर करता है कि वे उसी लक्ष्य को पाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करें जिसे समान पद वाला पुरुष कम प्रयास से ही पा जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अध्ययनों को आधार बनाते हुए नारीवादी विद्वान तर्क देते हैं कि विवाह में किसी भी प्रकार से श्रम के जेंडर विभाजन की वकालत करना अपनी समग्रता में महिलाओं की स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी वकालत महिलाओं के विकल्पों और महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर देती है। महिलाओं को केवल घरेलू दायरे में कैद कर देना और घरेलू कार्यों का अनन्य बोझ केवल उन्हीं पर डाल देना और श्रम का जेंडर विभाजन महिलाओं के विकल्पों और जीवन अवसरों को सीमित करता है। यद्यपि किसी भी अकेली औरत के अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं, शौक एवं रुचियां होती हैं तथा वह भी साधारण पुरुष की भांति रचनात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में लगकर जीविका और सामाजिक ओहदा पाना चाहती है, फिर भी श्रम का जेंडर विभाजन उसे निजी क्षेत्रों और घरेलू कार्यों तक सीमित कर देता है। इस तरह से औरत की रुचियों, महत्वाकांक्षाओं और स्वतंत्रता की काट छांट कर दी जाती है और उन्हें निर्भर तथा अधीनस्थ बना दिया जाता है। ये सारी बातें उनके व्यक्तित्व और उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती हैं। धीरे धीरे महिलाएं अपने आत्मविश्वास को कतरते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं और भेदभाव तथा हिंसा सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
इस प्रकार श्रम का जेंडर विभाजन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विवाह में महिलाओं को अधीनस्थता की भूमिका लेने के लिए मजबूर कर देता है। नारीवाद की विभिन्न धाराओं के बीच मार्क्सवादी नारीवादी तर्क देते हैं कि एकल विवाह एक सामाजिक संस्था भर है जिनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि मात्र निजी संपत्ति के लिए सब कुछ किया जाता है। इस प्रकार विवाह पूंजीवादी वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विवाह में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति से छुटकारा केवल विवाह को नकार कर ही मिल सकता है। यह निजी संपत्ति की रची रचाई शोषक प्रणाली है। उग्र अतिवादी नारीवादियों के लिए विवाह पितृसत्ता का औजार उपकरण है जिसके विषमलैंगिक मानक द्वारा महिलाओं को अधीनस्थ बनाए रखा जाता है। पितृसत्ता सामाजिक शोषण का प्राथमिक रूप है। पितृसत्ता की इस प्रणाली में एक समूह के रूप में पुरुष महिलाओं पर सत्ता बनाए रखता है। सत्ता या ताकत पुरुषों के साथ होती है। हर क्षेत्र में पुरुषों को मानक मान लिया जाता है और उनके साथ तुलना करते हुए महिलाओं को कमतर करार दिया जाता है। इसी के फलस्वरूप पुरुष स्वयं शोषक बन जाता है और महिलाएं बहुसंख्यक शोषित वर्ग। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। लड़कियों और लड़कों को बचपन से ही क्रमशः स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक भूमिकाओं के लिए समाजीकृत किया जाता है। परिवार, धर्म, मीडिया, पुस्तकें, समकक्ष समूह आदि सभी लड़कियों का समाजीकरण इस तरह से करते हैं कि वे स्त्रीत्व और अधीनस्थता में गर्व महसूस करें, जबकि यह सभी लड़कों को न सिर्फ यह सिखलाते हैं कि वे कठोर और हिंसक रहें, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वे नाजुक, भावुक और कमजोर न रहें। इन सारी बातों का विवाह पर और विवाह में महिलाओं की स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। समाजवादी नारीवादी विद्वान तर्क देते हैं कि विवाह और परिवार में महिलाओं की अधीनस्थता को समझने के लिए उत्पादन और प्रजनन दोनों के संगठनों को पहले समझना अति महत्वपूर्ण है। वे मार्क्सवादी नारीवादियों के इस विचार से सहमति रखते हैं कि महिलाओं को गृह कार्य और मातृत्व के घरेलू दायरे में प्रतिबंधित करना पूंजीवाद के आर्थिक हितों को सहारा देता है। महिलाएं पुरुषों को गृह कार्य और बच्चों के लालन पालन के बोझ से मुक्त रखती हैं और उन्हें उत्पादक रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती हैं। सार रूप में नारीवादी विद्वान विवाह को किसी समतावादी समरसतावादी संस्था की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि ऐसी संस्था के रूप में देखते हैं जो अंतर्विरोधों के भार से लदी रहती है। नारीवादियों के अनुसार विवाह एक पदसोपानिक संस्था है जहां महिलाओं को द्वितीय ओहदा दिया गया है। श्रम का जेंडर विभाजन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अवैतनिक घरेलू कार्य, सवेतन कार्यों में असमान मजदूरी प्रणाली, विषमलैंगिक मानक, महिलाओं की यौनिकता सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण, स्त्रीत्व और पुरुषत्व का स्तुतिगान, हिंसा, असमान संपत्ति एवं अन्य अधिकार के साथ साथ भेदभाव मूलक कानून विवाह को एक असमान शोषक संस्था बना देते हैं। वे इस धारणा को अस्वीकार कर देते हैं कि विवाह सभी सदस्यों के लिए व्यावहारिक और लाभदायक है, बल्कि इससे उलट उनका मानना है कि यह ऐसी संस्था है जिसमें आगे चलकर महिलाओं से भेदभाव होता है और वे कष्ट उठाती हैं। आइए हम देखते हैं कि विवाह में हिंसा किस तरह से समाई होती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। विवाह में हिंसा गरीबी, शिक्षा की कमी, परंपरागत जेंडर भूमिकाएं, स्कूल जाना बंद, बाल विवाह, स्वास्थ्य और प्रजनन निर्णयों पर नियंत्रण में कमी, जल्दी और बार बार गर्भधारण, फिस्चुला और अन्य समस्याएं, संक्रमण, रक्तस्राव, बाधित श्रम, मृत्यु। वैवाहिक हिंसा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरीकों से व्याप्त हो सकती है। यह खुले रूप में या गुप्त रूप में हो सकती है। इस हिंसा की प्रकृति शारीरिक, यौनिक और मनोवैज्ञानिक या एक ही समय में तीनों तरह की हो सकती है। विवाह में होने वाली हिंसा में मारना, हाथ या डंडे से पीटना, महिलाओं को बाल पकड़कर खींचना, शरीर या कोई अंग काटना, उन्हें गंदी गालियां देना, उन्हें भूखा रखना, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, चिल्लाना, डांटना, धमकी देना, छोड़ देना, उनकी आवाजाही को सीमित करना, उन्हें रोजगार करने से रोकना और यातना देने के अन्य माध्यम शामिल हैं। इनमें से हिंसा के कुछ रूप जो भारत में मिलते हैं के बारे में नीचे चर्चा की गई है। बाल विवाह या समय पूर्व विवाह, लड़कियों की यौनिकता पर नियंत्रण के लिए जल्दी विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। समझा जाता है कि इससे लड़की अपने मायके वाले घर से सुरक्षित,
बिना परिवार की प्रतिष्ठा को किसी खतरे में डाले अपने ससुराल विदा हो जाएगी। लड़कियों की यौनिकता को इसलिए भी नियंत्रित करने की जरूरत होती है कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लड़की परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा न लगा दे। जल्दी विवाह का परिणाम यह होता है कि लड़कियां बिना परिपक्वता के गर्भवती हो जाती हैं, जो खतरनाक होता है। इसमें मां की जान जाने तक का खतरा होता है। इससे लड़कियों के हाथ से एक व्यक्तित्व के रूप में बड़े होने का मौका भी निकल जाता है, जिससे उनके शैक्षणिक मौके और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। आगे यह उन्हें अधीनस्थ बनाए जाने और हिंसा सहन करने के लिए मजबूर करता है। दहेज। दहेज प्रथा विवाह से जुड़ी युगों पुरानी प्रथा है। यह दरअसल विशेष रूप से दुल्हन के घर से दूल्हे के घर में संपत्ति का विनिमय है। यह नकद, आभूषण, भूमि, आधुनिक मशीनरी या अन्य अचल या अचल संपत्ति के रूप में हो सकता है। पत्नियों को पीटने के कारणों में दहेज सर्वप्रमुख और बड़ा कारण रहा है। भारत में दहेज हिंसा या दहेज हत्या के समाचार घरों से नियमित रूप से मिलते रहते हैं। अधिक दहेज की लालच या मांग में पत्नियों को पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है या फिर जला दिया जाता है। दहेज की यही बुराई लिंग चयन करके गर्भपात कराने और बालिका शिशु हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। हाल के समय में देखा जा सकता है कि दहेज की यह प्रथा उन समाजों में भी फैल चुकी है जहां प्रथा के रूप में यह पहले कभी भी प्रचलित नहीं थी। पत्नियों की पिटाई। सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रचलित और सबसे आसानी से इनकार किया जाने वाला घरेलू हिंसा का रूप पत्नियों की पिटाई है। इस पिटाई में ऐसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन बर्ताव शामिल हैं जिनका प्रयोग पत्नियों पर किया जाता है और कभी कभी जिससे महिला की मृत्यु तक हो जाती है। यह परिवार के अंतर्गत शक्ति संबंधों की बहुत ही जटिल सामाजिक घटना है। सामाजिक तौर पर यह व्यापक रूप से स्वीकार्य है कि पत्नियों को अधीन बनाकर रखा जाए। इसके बारे में न तो बात की जाती है और न ही कभी इसमें दखल दिया जाता है, क्योंकि इसे पति पत्नी के बीच का व्यक्तिगत मामला समझा और माना जाता है। अपने जेंडर समाजीकरण के चलते पत्नियां कई बार ऐसी हिंसा स्वीकार करने के लिए तैयार रहती हैं। घर की चार दीवारियों के अंदर पत्नी को पीटने की घटना हिंसा का सबसे सामान्य रूप है, जिसे सबसे सुरक्षित और संरक्षित स्थान समझा जाता है। वैवाहिक बलात्कार। वैवाहिक बलात्कार को प्रायः पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती, ताकत के बल पर या ताकत की धमकी के बल पर पत्नी से यौन संबंध स्थापित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। विवाह में बलात्कार यौन हिंसा है, शक्ति का दुरुपयोग है जिसके द्वारा पति अपनी पत्नी पर प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसे वह अपनी संपत्ति या जागीर समझता है। बहुत लंबे समय तक इन हिंसक कुरीतियों को कानून द्वारा निषिद्ध घोषित नहीं किया गया था। यह अधिकांशतया महिलाओं के आंदोलनों के प्रयास से संभव हुआ है कि आज इनमें से अधिकांश हिंसक गतिविधियों को कानून बनाकर अवैध घोषित कर दिया गया है। फिर भी वैवाहिक बलात्कार जैसी हिंसक गतिविधियां अभी भी कानून और समाज दोनों द्वारा अपराध की तरह मान्य होने के इंतजार में हैं। 6.7 विवाह के संबंध में समलैंगिकों के परिप्रेक्ष्य। मोटे तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक समूह समलैंगिकों का विवाह का अधिकार देने के पक्ष में बहस करता है। ऐसी मांगें विवाह की विषम लैंगिकता को चुनौती देती हैं। इस समूह के लिए यह मामला नागरिक के रूप में समान अधिकार दिए जाने का है और विवाह से होने वाले लाभों से उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि समलैंगिकों का मिलन या साथ रहना गैर कानूनी है। इससे यह भी तथ्य जुड़ा हुआ है कि ऐसे समूहों को विवाह का अधिकार न दिया जाना सामाजिक और विधिक क्षेत्र में उनके लिए द्वितीयक स्थिति का संकेतक है। दूसरा समूह भी विवाह में विषम लैंगिकता को चुनौती देता है, परंतु इसके समाधान के रूप में विवाह का अधिकार समलैंगिक समूहों तक बढ़ाना नहीं मानता। वे एक संस्था के रूप में विवाह को अस्वीकार करते हैं। यह विवाह विरोधी समलैंगिक समूह तर्क करता है कि ऐसे अधिकार कभी भी न तो विवाहों की शोषणात्मक प्रकृति को रूपांतरित करेंगे और न ही समलैंगिकों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और पदसोपानिकता को कम करेंगे। 6.8 तलाक। बहुत से समाजों में अब तलाक विवाह का एक स्वीकृत अंग बन चुका है। आज सभी वैधानिक प्रणालियां विवाह के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को तलाक का अधिकार देती हैं।
परस्पर सहमति से दिए जाने वाले तलाकों की शुरुआत के साथ तलाक के कानून सरलतर होते जा रहे हैं। यद्यपि बहुत से समाजों में तलाकशुदा स्थिति सामान्य मानी जाती है, भारत में अब भी तलाक का विकल्प चुनना बहुत कठिन है, वह भी विशेषकर महिलाओं के लिए। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग विवाह और तलाक के कानून हैं। लगभग सभी धर्मों के विवाह और तलाक के अपने अपने कानून हैं। भारत में तलाक के आधार के रूप में परस्त्रीगमन, पलायन, क्रूरता, नपुंसकता, चिरकारी बीमारी और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। यद्यपि इस मामले में कई कानून पारित हो चुके हैं, फिर भी भारत में तलाक की प्रक्रिया अभी भी जटिल और बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। भारत में न्यायपालिका व्यापक रूप से यह विश्वास करती है कि विवाहों को बचाया जाना चाहिए और तलाक के लिए मामले की सुनवाई से पहले प्रायः वह युगल को अधिक समय बिताने तथा वैवाहिक परामर्श का मौका देता है। तलाक को अभी भी विवाह और परिवार को तोड़ने की क्रिया के रूप में देखा जाता है, चाहे इसकी मांग क्रूरतापूर्ण यातनाओं के आधार पर ही क्यों न की गई हो। ज्यादातर मामलों में ऐसा तभी होता है जब महिला तलाक की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। उस पर घर तोड़ने वाली, व्यभिचारिणी, स्वार्थी, बुरी मां और अन्य ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। राज्य, समाज और समुदाय अभी भी विवाह और परिवार को बचाने के लिए व्यग्र रहते हैं और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार और हिंसा से मुक्ति की कीमत पर भी पुरुष के प्रभुत्व की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 6.9 सारांश। विवाह को दो वयस्कों के बीच सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित यौन गठजोड़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से अधिकांश समाजों में विवाह को संस्कार के तौर पर देखा जाता है। हालांकि आज विवाह ने एक संविदा का रूप ले लिया है और यह कानूनी नियमों और विनियमों से बंधा हुआ है। विवाह ने कई स्वरूप ग्रहण किए हैं, जिनमें से सबसे साधारण वर्गीकरण एकल विवाह व बहुविवाह का है। दुनिया भर में वैवाहिक विचारधारा महिलाओं की अधीनस्थता और पुरुषों के प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। घरेलू हिंसा, जिसमें वैवाहिक हिंसा भी शामिल है, विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं के लिए बहुत दुखद वास्तविकता है। आज इसने तमाम स्वरूप ग्रहण कर लिए हैं। आज तलाक लगभग सभी समाजों में कानून सम्मत हो चुका है। हालांकि भारत में विवाह और परिवार के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों पर बात करना बहुत जटिल और विवादपूर्ण मामला है, क्योंकि यह धार्मिक और अन्य सामाजिक पहचान वाले मामलों से गुंथा हुआ है। 6.1 अभ्यास के लिए प्रश्न। 1. विवाह के नारीवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 2. विवाह संस्था में किस प्रकार हिंसा घटित होती है? परीक्षण कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।